नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक व अपने सभी सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना। चलिए आज का बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक दो ध्रुवीयता का अंत है। साथियों, शीतयुद्ध का दौर सबसे कलंकित दौर, जर्मनी विभाजन को दो भागों में बट जाना माना जाता है। साथियों, मैंने पिछले 2-3 वीडियो पहले आपको शीतयुद्ध का एक वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो के अंदर मैंने शीतयुद्ध के बारे में जो भी चर्चा हुई थी शीतयुद्ध की, उसके बारे में मैंने सारी डिटेल उसमें दे दी थी। शीतयुद्ध का दौर था, उसके सबसे कलंकित दौर जर्मनी को हमारा दौर। इसके अंदर साथियों जर्मनी को, यानी कि पहले बता दो, जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसके अंदर देखो, जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो आगे चर्चा करते हैं वीडियो में, दो भाग कौन कौन से थे। साथियों, जर्मनी का पहला भाग था पूर्वी जर्मनी। पूरी जर्मनी को वार्सा पैक्ट रूस साम्यवादियों के कब्जे में था। साथियों, रूस था, उसका एक संगठन था वार्सा पैक्ट। उस वार्सा पैक्ट के कब्जे के अंदर पूरी जर्मनी था। वार्सा पैक्ट के कब्जे के अंदर, यानी कि वार्सा पैक्ट बोल लो और चाहे संयुक्त राज्य वो सोवियत संघ रूस बोल लो, चाहे वार्सा पैक्ट बोलो, इन दोनों एक हैं। इनके कब्जे में पूरी जर्मनी था। साथियों, पश्चिमी जर्मनी नाटो, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादियों के कब्जे में था। साथियों, इसमें बताया गया है कि पश्चिमी जर्मनी का मतलब यानी कि जर्मनी के दो भाग थे, पूर्वी जर्मनी और दूसरा पश्चिमी जर्मनी। इसके अंदर नाटो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संगठन था एक नाटो। उसी नाटो के अंदर पश्चिमी जर्मनी सम्मिलित थी और पूंजीवादी इनकी विचारधारा थी। आप में ऐसे आपके दिमाग में आपके ये प्रश्न आया होगा कि फिर पूंजीवादी क्या है। साथियों, पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा थी। साथियों, आगे चर्चा करते हैं। जर्मन दीवार के निर्माता होनेकर, यानी कि जो जर्मन की दीवार खींची गई थी, जर्मन दीवार के अंदर एक पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित किया गया था। इसके अंदर होनेकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को अबदस्ती हटाकर 1961 में 1961 में जर्मनी विभाजन का प्रतीक माने जाने वाले 150 किलोमीटर लंबी दीवार का 28 वर्षों के लंबे, यानी कि साथियों आगे चर्चा करते हैं बाद में, उसको बाद में बढ़ेंगे कि जर्मनी दीवार के निर्माता थे होनेकर। वैसे आपको भी बता दूं कि होनेकर एक व्यक्ति का नाम था। ये जर्मनी दीवार के निर्माता थे। इनके द्वारा ही जर्मनी की दीवार, यानी कि आप ऐसे मत समझ लेना कि इन्होंने खुद ने चुनी थी, ये नहीं है, यानी कि इनके निर्देश के अनुसार ही जर्मनी दीवार चुनी गई थी। और वह जर्मनी दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। जर्मनी दीवार 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। और जो 1961 में जर्मनी दीवार का प्रतीक है, यानी कि 1961 में यह जर्मनी दीवार खड़ी की गई थी, यह जर्मनी दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर आगे चर्चा करते हैं कि लंबी दीवार का 28 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद 9 नवंबर सन 1989 को जर्मनी जनता के नागरिकों ने गिरा दिया। साथियों, जर्मनी जनता के नागरिकों ने 28 वर्षों के अंतराल के बाद, यानी कि सन 1961 के अंदर वह दीवार होनेकर नाम के व्यक्ति के द्वारा, होनेकर नाम के विद्वान के द्वारा वह खड़ी की गई थी। उसे 28 वर्षों के अंतराल के बाद सन 9 नवंबर 1989 को इसे जर्मनी के नागरिकों के द्वारा, जर्मनी के जनता के द्वारा उसे नीचे गिरा दिया गया था। चर्चा करते हैं आगे। 3 अक्टूबर 1990 को सोवियत संघ रूस के विघटन के साथ ही संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर लिया गया था। साथियों, 3 अक्टूबर 1990 को सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था, यानी कि शीतयुद्ध चला था। शीतयुद्ध के अंदर 1990 के अंदर उसका पूरा परिणाम आ चुका था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो पूरे विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बना और सोवियत संघ रूस 15 भागों के अंदर विघटन हो गया था। 15 भागों में यह बट गया था। साथियों, यदि आपको यह बात नहीं पता होता, तो यानी कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो सबसे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ रूस के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन बना, तो उसके शीतयुद्ध के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका ही बना था। अब इसके अंदर चर्चा करें कि सोवियत संघ रूस के कितनों भागों में विघटन हुआ था। सोवियत संघ रूस 15 भागों में विभाजित हो गया था। चर्चा करते हैं आगे वीडियो के अंदर कि अब जर्मनी, यानी कि उसका विघटन हो गया था, पूरी, यानी कि पूरे जो जर्मनी था उसका दोनों भागों का एकीकरण कर लिया गया था। दोनों उस दीवार को नीचे गिरा करके उनको एक ही पूरी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों को एक ही मिला लिया गया था। आगे चर्चा करते हैं हम। अब जर्मनी के नागरिकों को अपने राष्ट्र के आवागमन पर मैत्रीपूर्ण दोस्त और रिश्तेदार ही नहीं, अपरिचित लोग भी गले मिले। यानी कि जब वह दीवार गिराएगी तब उसके बाद में जो दोनों प्रदेश है, यानी कि पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी, इन दोनों प्रदेश के लोग आपस में गले भी मिले। यानी कि उन्होंने आपस में, यानी कि एक दोस्त ही नहीं, एक रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि अपरिचित लोग भी गले मिले। यानी कि वहां के सभी जो, चाहे उसे वो जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन सब लोग आपस में गले मिले, आपस में खुशियों से बात की। यानी कि मैत्रीपूर्ण जो भी बातें थी वो आपस
आपस में बात की, ना किसी से दुख की बातें की, ना और कोई चीज। आगे चर्चा करते हैं। वह मिलकर रोने व गाने लगे, यानी कि वह मिले तब उन्होंने चर्चा की, तब उन्होंने वार्तालाप की आपस के अंदर कि हम, यानी कि जो पश्चिमी पूरी जर्मनी था, पूरी जर्मनी वाले नागरिक थे, वो पश्चिमी जर्मनी वाले को बोलते, और पश्चिमी जर्मनी वाले पूरी जर्मनी वाले नागरिकों को बोलते कि हमारे तो ये दुख हुआ, हमें अलग होने के बाद हमारे ये घर में ये प्रॉब्लम हुई, ये हुई। उन्होंने सारी चर्चा रोने व गाने के अंतराल के रूप में बताई। इस प्रकार संपूर्ण एकीकरण हुआ। सोवियत संघ का पतन होने के पश्चात पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। साथियों, ये तो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर 1990 में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व हो गया। सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका ही बना। चर्चा करते आगे। सोवियत संघ रूस के अंतर्गत 1917 में बाल्शेविक क्रांति का जन्म हुआ, जिसका जनक व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। यानी कि सोवियत संघ रूस के अंतर्गत, सोवियत संघ रूस वाले बताते हैं कि 1917 के अंदर बाल्शेविक क्रांति का जन्म हुआ था। 1917 में एक बाल्शेविक नाम की क्रांति का जन्म हुआ था, जिसका जनक व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। व्लादिमीर लेनिन एक व्यक्ति का नाम है, वो इसे बोल्शेविक क्रांति के जनक माने जाते थे। आगे चर्चा करते हैं। रूस में साम्यवादी क्रांति का उदय हुआ, जो मार्क्सवाद, रूस में साम्यवादी क्रांति का उदय हुआ था, जो मार्क्सवाद के सिद्धांत पर चलते हुए पूरी दुनिया में साम्यवाद के रूप में परिणित हुआ। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर मार्क्सवाद के सिद्धांत के रूप में चलते हुए पूरी दुनिया के अंदर वह साम्यवाद के रूप में परिणित हो गया, जिसका मूल उद्देश्य पूंजीवादी शोषणकारी के विरोध में यानी कि पूंजीवादी शोषणकारी के विरोध में मानकर समाजवाद के आदर्शों पर चलकर समता मूलक समाज की स्थापना कर, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह दायित्व सोवियत संघ की राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट को सौंपा गया। यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि सोवियत संघ की एक राजनीतिक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि आपको पहले पता भी होगा, यदि नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि सोवियत संघ की एक राजनीतिक पार्टी थी कम्युनिस्ट। उसके मूल उद्देश्य थे कि पूंजीवादी शोषणकारी के विरोध में, यानी कि पूंजीवादी आपको पता होगा पूंजीवादी विचारधारा किसकी थी? पूंजीवादी विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। उसकी विचारधारा यानी पूंजीवादी शोषणकारी के विरोध में मानकर समाजवाद के आदर्श, यानी कि समाजवाद के द्वारा जो आदर्श दिए गए थे, उन आदर्शों पर चल करके समता मूलक यानी कि समान मूलक समाज की स्थापना करना, यानी कि एक समाज की स्थापना करके निजी संपत्ति की संस्था को, यानी कि एक स्वयं की सरकारी न करके एक निजी स्वयं की संस्था को समाप्त करके समाज को समानता के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह दायित्व सोवियत संघ की एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको सौंपा गया था। वह पार्टी में आते ही जो देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप के प्रमुख देश रूस के संपर्क में आकर उनको रूस ने फांसीवादी तख्तों से मुक्ति दिलाकर उन सभी राष्ट्रों की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर डाला गया। इस खेमे के संपूर्ण देश दूसरे दुनिया के देश कहलाए। इस खेमे के नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR था। साथियों, इसके अंदर बताया गया है कि उस पार्टी के जो नेता थे, उस पार्टी के अंदर जो देश आते थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 45 के मध्य हुआ था। उसके बाद में पूरी यूरोप के जो प्रमुख देश थे उन रूस के संपर्क में आकर के उनको रूस ने फांसीवादी तख्तों से मुक्ति दिलाकर उन सभी राष्ट्रों की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी के तर्ज पर डाला था। साथियों, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर समाजवादी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी। इसकी पहली विशेषता, दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी कि जो समाजवादी सोवियत प्रणाली थी, जो दूसरा विश्व युद्ध आपको पता होगा सन 1939 से लेकर के 1945 के मध्य हुआ था। उसके बाद में यह महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभरा। इसका दूसरा है, अमेरिका को छोड़कर शेष दुनिया से रूस की अर्थव्यवस्था ताकतवर थी। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो सोवियत संघ रूस को छोड़ करके शेष दुनिया की अर्थव्यवस्था से ताकतवर था। और इसकी संचार प्रणाली भी उन्नत थी। खनिज ऊर्जा, मशीनरी संसाधन, तकनीकों भी उच्च श्रेणी की थी। इसकी जो खनिज ऊर्जा थी, मशीनरी संसाधन थे, वो भी उच्च श्रेणी के थे। इसका आवागमन प्रणाली भी था जो सुव्यवस्थित थी। उद्योग धंधे उन्नत थे, इसके उद्योग धंधे भी उन्नत थे, यानी कि जो पास के अंदर ही कार्य मिल जाते थे। वस्तुओं का स्तर पश्चिमी देशों के
तुलना में थोड़ा कम था, लेकिन यानी कि वस्तुओं का उत्तरदायित्व पश्चिमी वस्तुओं का स्तर पश्चिमी देशों की तुलना में थोड़ा कम था, लेकिन सोवियत सरकार ने यहाँ के लोगों का जीवन कम स्तर न्यूनतम निश्चित कर दिया, जिसे बेरोजगारी यानी कि निश्चित कर दिया, जिससे बेरोजगारी ना बढ़े और लोगों को लाभ रहे। इसके अंदर पश्चिमी देशों की तुलना में थोड़ा कम व्यापार था, लेकिन सोवियत सरकार ने यानी कि लेकिन वहां की सोवियत सरकार ने यहाँ के लोगों का जीवन स्तर न्यूनतम कर दिया, नहीं यानी कि यहाँ के जो नागरिक थे उनका जीवन स्तर न्यूनतम निश्चित कर दिया। इससे उनको यह फायदा होता था कि उनको जो बेरोजगारी थी वो बेरोजगारी ना तो बढ़ती थी, रोजगार उनको समय पर मिल जाता था और लोगों को लाभ मिलता था। इसका आगे चर्चा करते हैं हम स्वास्थ्य सुविधा। शिक्षा बच्चों की देखभाल लोक कल्याणकारी बना दिया, यानी कि वहां के लिए लोक कल्याणकारी एक विभाग या एक विभाग बनाई। उसके अंदर सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधा के बारे में चर्चा की गई, सभी को शिक्षा के बारे में चर्चा की गई और बच्चों की देखभाल के लिए वह संस्था या वह संगठन वह संस्था जो भी कुछ वो बनाई गई। भूमि पर उत्पादन का स्वामित्व के साथ साथ निरंतर राज्य सरकार का भी था, यानी कि भूमि का उत्पादन था उसका स्वामित्व के साथ साथ निरंतर राज्य सरकार का भी उसके अंदर विलयन था। चलो साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह साथियों इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और यह वीडियो दो ध्रुवीयता का अंत का यह वीडियो दो ध्रुवीयता का अंत का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड आपको शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताना कि आपका वीडियो सही है। यदि हमारे वीडियो में कोई कमी आई हो तो हमें वो भी आपको साथियों वो भी हमें जरूर बताना कि गुरुजी आपकी इस वीडियो में ये कमी है, इसे आप सुधारिएगा। हाँ साथियों, एक चीज और, यदि आपको कोई टॉपिक हमारे द्वारा हल करवाना हो, हमारे द्वारा पढ़ना हो, हाँ साथियों यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ना हो तो हमें जरूर बताइए, हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और हमें कमेंट करके कोई भी आपको प्रश्न हमसे पूछना हो तो हमें जरूर कमेंट करके पूछ लेना, हम उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। और आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम सा।